नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सॉल्व्ड पेपर। तो जैसे कि आपको पता है कि इसकी रिक्रूटमेंट जो है 2 अगस्त से शुरू हो चुकी है और आखिरी डेट जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म की वो है 9 सितंबर और इसका पेपर होगा 27 नवंबर को। तो आज मैं आपको डिस्कस करूँगा प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। तो बनिए बने रहे मेरे साथ, मैं आपको पूरा सॉल्व्ड पेपर बताऊंगा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसका पैटर्न रहेगा 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें, जिसमें हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का रहेगा, यानी कि टोटल 100 मार्क्स होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी और इसकी 4 मेन सेक्शंस रहेंगी, जिसमें से 25 मार्क्स की रीजनिंग आएगी, 50 मार्क्स की जीके आएगी और उसके बाद 15 मार्क्स का मैथमेटिक्स आएगा और 10 मार्क्स का कंप्यूटर एप्लीकेशंस आएगा। तो ये पैटर्न आपने देख ही लिया होगा। तो इसी पैटर्न पे बेस्ड ये पेपर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए। आप कॉपी और पेन रख लीजिए अपने पास और नोट कीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। एक प्रैक्टिस करते जाइए। तो इस पेपर को आप करेंगे तो तभी आप जो है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है तो उसके हिसाब से आप जो आज इस बार का पेपर होगा वो भी सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। टुलिप इज फ्लावर, लेडी फिंगर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो लेडी फिंगर क्या होगी? अगर ट्यूलिप एक फ्लावर है तो लेडी फिंगर क्या है? लेडी फिंगर इज अ वेजिटेबल, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही आंसर है। थर्ड ऑप्शन सही आंसर है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। फ्लिक इज LDJMG, देन ट्रिप इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो एक कोडिंग का क्वेश्चन है, तो ये भी आपने सॉल्व कर लेना है, क्योंकि आपको पता है FLIC का कोड LDJMG है, तो ट्रिप का कोड होगा क्या होगा? तो ये आपने बता देना है। इसका सिंपल सा आंसर है QJSU हो जाएगा। आप कोडिंग के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसका सही ऑप्शन है सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अब आपने रिलेटेड नंबर्स के मतलब इन अल्टरनेटिव्स में आपने रिलेटेड नंबर को चूज करना है। कि जैसे कि 34 से रिलेटेड है 12, तो 29 से रिलेटेड क्या होगा? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं 18, 20, 23 एंड 17। तो आप इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर इस प्रकार से आएगा, क्योंकि 34 और 22, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 11। कितना है? 22। इसका इन दोनों का डिफरेंस है 22। देन 29 में हम क्या ऐसा लगाएं जिससे ये रिलेटेड होगा इसके साथ? तो 29 के आगे अगर हम 29 इज टू 18 रखें तो इन दोनों का डिफरेंस आता है 11। तो इसी प्रकार से, क्योंकि पहले दो का डिफरेंस था 22, तो दूसरी जो संख्या इन दोनों का डिफरेंस है 11, तो ये दोनों रिलेटेड हो जाते हैं क्योंकि 11 के टेबल में आते हैं। तो इसका मतलब इसका सही आंसर है 18। तो इसी प्रकार से आप सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, पर इनमें कोई रिलेशन नहीं आता। तो इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 18। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रीजनिंग के। उसके बाद 50 क्वेश्चंस हमारे जीके के आएंगे और अंत में हमारे मैथमेटिक्स और कंप्यूटर के मिला के 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस प्रकार का हमारा पेपर का पैटर्न है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हमारे रीजनिंग के। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो इसमें आपने जो है ऑड वर्ड को सिलेक्ट करना है।
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो आपके पास ऑप्शन है हॉर्स, डॉग, पीकॉक एंड कैट। तो इसमें से कौन सा विषम है, कौन सा ऑड वर्ड है? क्योंकि हॉर्स, पीकॉक, हॉर्स, डॉग और कैट तीनों जो हैं क्या हैं, एनिमल्स हैं। पीकॉक इज अ बर्ड, सो इसका सही आंसर है पीकॉक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे भी आपने ऑड लेटर्स को चुनना है, कौन से जो है लेटर्स ऑड हैं। तो ऑप्शंस में आपको दिए हैं FMTA, AGMS, GMSY और DJPV। तो इसका सही ऑप्शन आएगा फर्स्ट ऑप्शन या FMTA। क्यों आएगा? क्योंकि FMT में क्या हो रहा है कि F के बाद M आ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। F के बाद M तो आ रहा है, FMTA। अब F जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में M आएगा, M के बाद MNOPQRST आएगा, पर T के बाद A जो है वापस हो रहा है। पर बाकियों के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे कि AGMS है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ABCDEFG, G से फिर M से S हो रहा है, आगे की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। वैसे GMSY भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है और DGPV भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ये तीनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। पर FMTA जो है क्या कर रहा है, FMT तक तो ठीक है, पर T के बाद A आ रहा है, वापस आ रहा है। तो इसके मतलब ये जो है ऑड संख्या है। तो इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अब आपको एक फिगर दिख रही होगी है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कितनी ट्राइंगल्स हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आपके पास ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इसका सॉल्यूशन पार्ट बता देता हूँ, इसको किस तरीके से आपने करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये वाली जो ये फिगर है, इसमें आपको दिख रहा है ये वाला पहला ट्रायंगल है, ये वाला सेकंड ट्रायंगल है, ये वाला ये वाला यहाँ पर थर्ड ट्रायंगल है, ये फोर्थ ट्रायंगल है। तो ये बीच वाला पार्ट ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये ट्रायंगल में नहीं आता है। तो ये 4 हो गए, तो पांचवा ये होगा और छठा ये होगा। तो इसका मतलब इसमें 6 ट्रायंगल्स हैं। तो आप आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो सिंपल सा इसका आंसर है 6, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अब ये जो फिगर दी गई ना, इसमें इस तरीके से ये पूरा है, इस तरीके से ये पूरा दिया गया है। तो इसमें आपने बताना है ये जो दिया हुआ फिगर है इसमें कितने क्वाड्रिलेटर, कितने जो हैं, एक सेकेंड, आपके कितने रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है, इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं। ये पूरा इस तरीके से फैला हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ तक 5 हो गया, यहाँ तक 6 हो गया, और ये पूरा 7 हो गया, और ये वाला पूरा ये 8 हो गया। तो इस प्रकार से आप गिन सकते हैं। तो इसके 8 हैं। तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 2 positions of a cube are shown below. What will come opposite of a face containing 3? अब यहाँ पे आपको 2 जो पोजीशंस है क्यूब की बताई गई हैं, जैसे कि यहाँ पर 7, 5, 9 और 9, 6, 3, ये 2 पोजीशंस दिखाई गई हैं। अब आपने इन पोजीशन से आपने ये पता लगाना है कि 3 के अपोजिट कौन सा होगा। तो 3 के अपोजिट कौन सा होगा, 3 के अपोजिट आपने देखना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं 9 के साथ वाला कौन सा है, 5। तो 9 के साथ वाला होगा यहाँ पे 5। तो इसका मतलब 3 के अपोजिट कौन सा होगा, 3 के अपोजिट, क्योंकि 7 और 9 तो क्या बोलते हैं 3 के अपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे पता लग रहा है क्योंकि 9 यहाँ पे है, तो 7 और 5 3 के अपोजिट नहीं हो, क्योंकि 9 के साथ वाला 3 हो सकता है। तो 7 और 5 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 का अपोजिट 7 और 5 नहीं हो सकते, ना ही इसका अपोजिट 6 है। तो इसका अपोजिट क्या बच रहा है,
तो इसका अपोजिट है 5, यानी कि सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं एक बार और बता देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, क्योंकि यहाँ पर आपको जैसा दिख रहा है कि 9 का यहाँ पर 9 के साथ वाला 5 है, तो यहाँ पे 9 का साथ वाला भी यहाँ पे इस साइड 5 होगा, और 3 के अपोजिट आ जाएगा यहाँ पे 5। तो इसका सही ऑप्शन है 5। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप अपने फॉर्मूलेज भी लगा सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा बैठे वहाँ पे, क्योंकि इतना ज़्यादा लेवल नहीं है इस पेपर का, एवरेज लेवल होगा इस पेपर का, क्योंकि कांस्टेबल का पेपर है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये पेपर रहेगा जो कि 27 नवंबर को होगा। तो इसी प्रकार का पैटर्न रहेगा पेपर का, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, तो इसी प्रकार से इस बार का पेपर भी लिया जाएगा। इसी लेवल के क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे, ना ज़्यादा हाई लेवल के ना ज़्यादा लो लेवल के, एवरेज टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 3 पोजीशंस ऑफ अ क्यूब आर शोन बिलो। यहाँ पे भी इसी तरीके से 3 पोजीशंस दिखाई गई हैं क्यूब की। व्हाट विल कम अपोजिट टू फेस कंटेनिंग 4। जो 4 है उस 4 जो फेस है, क्योंकि आपको पता है क्यूब में 6 टोटल फेसेस होती हैं, तो आपको बताना है कि 4 जहाँ पे है उसके अपोजिट कौन सा फेस होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 आपको दिए हुए हैं क्यूब्स, आपको 4 के अपोजिट कौन सा होगा ये बताना है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट वाली जो क्यूब है उसमें आ जाइए। यहाँ पे क्या है कि 4 का अपोजिट आपको दिख रहा है कि 6 और 3 नहीं है, तो 2 ऑप्शन जो है पहले बाहर निकल गए। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाले में आ जाइए। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में 2 और 5 इसके अपोजिट नहीं है, तो पहले वाले में 6 और 3, दूसरे वाले में 2 और 5, ये दोनों अब कितने टोटल 6 फेसेस होते हैं ना, टोटल 6 फेसेस होते हैं, और इसमें से 4 फेसेस जो हैं ऑलरेडी आपने कैंसल आउट कर लिए हैं, क्योंकि ये 4 के नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे दोनों से हमें पता लग रहा है कि 4 के अपोजिट 6 और 3 भी नहीं होगा, और 4 के अपोजिट 2 और 5 भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, और 4 बचता है, तो इनके अलावा और कौन सा नंबर बच गया, 4, 6, 3, 2 और 5 के अलावा कौन सा नंबर बच गया, वही इसका आंसर होगा। इसका मतलब 7 इसका आंसर है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को करना है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इफ़ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ए बी। अब यहाँ पे ए, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एक मिरर अगर हम ए और बी के ऊपर लगाएं, देन विच ऑफ द आंसर फिगर्स इज राइट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। अब ये जो गिवन जो फिगर दिखाई जा रही है आपको, ये वाली जो फिगर है, इस यहाँ पे हमने मिरर को रखा, यहाँ पे हमने ए और बी की पोजीशन पर हमने मिरर को रखा, तो ये वाली जो आपको फिगर दिख रही है इसका मिरर इमेज कौन सा होगा। तो मिरर इमेज के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इसका मिरर इमेज होगा, इसका मिरर इमेज बिल्कुल इसका अपोजिट होगा ना। तो इसका अपोजिट कौन सा है, इसका अपोजिट है जी फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन इन द क्वेश्चन फिगर। तो आपको बताना है कि कौन सी अब आंसर फिगर्स भी दी होंगी बाद में, आपको बताना है कि कौन सी आंसर फिगर जो है इस जो पैटर्न दिया गया है आपको जो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस आकृति में पैटर्न कौन सा जो है उसको मैच करेगा, आंसर फिगर में जो कौन सा है इसको कंप्लीट करेगा इस पैटर्न को। तो यहाँ पे आज जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सेम ही पैटर्न है, ये भी पैटर्न सेम है, ये भी पैटर्न सेम है, यहाँ ये भी पैटर्न सेम है, तो यहाँ पे भी सिमिलर ही पैटर्न आना चाहिए। तो ऑप्शंस में हमारे क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस में हमारे दिया हुआ है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन सही क्यों सही है, क्योंकि चारों जो आकृतियाँ दी गई हैं चारों जो है सेम सिमिलर की होंगी, क्योंकि 3 अगर सेम है तो चौथी भी वही होगी, तो इसका मतलब इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। तो इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। आप बहुत करीब आ चुके हैं, अब 25 क्वेश्चंस करने हैं हमने रीजनिंग के, तो 25 क्वेश्चंस के बहुत करीब आ चुके हैं। उसके बाद हमने आपको पता है जैसे कि पैटर्न है हमारा कांस्टेबल के पेपर का, जो दिल्ली पुलिस का पेपर होगा, तो उसमें 50 क्वेश्चंस जो हैं जीके की भी आएंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स के 15 और 10 कंप्यूटर्स के आएंगे। तो आप पैटर्न आपको पता होगा, तो उसी प्रकार का ये पेपर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन के ऊपर, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द नंबर विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो अब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो कि क्वेश्चन मार्क
की जगह पे आ जाए, क्योंकि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे आ जाए, क्योंकि यानी कि ये जो लास्ट वाली जो फिगर है इसके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो आपके पास ऑप्शन है 53, 59, 69 एंड 73। अब आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ इसका। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि अब जैसे कि आपको ये वाली निकालना है क्वेश्चन मार्क, तो आपको पता है कि 7 और 6 को मल्टीप्लाई करके आता है 42, और 8 और 2 को मल्टीप्लाई करके आता है 16, और 42 प्लस 16 हम करेंगे तो आ जाता है 58। 58 आ जाता है, तो 58 यहाँ पे 59, मतलब एक एक्स्ट्रा ऐड करना है, यानी कि 59 आ गया यहाँ पे। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है कि 6 × 5 आ गया 30, 4 × 3 आ गया 12 प्लस 12, 30 प्लस 12 आ गया 42, और प्लस 1 हमने करना है, आ जाएगा 43। इसी प्रकार का पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होगा, तो यहाँ पे भी यही पैटर्न फॉलो होगा। तो 8 × 5 क्या आ जाएगा 40 प्लस हमारे पास 6 × 3 आ जाएगा 18, आ जाएगा किसके बराबर 58 के बराबर। तो हमने क्या करना है, एक प्लस करना है, तो 58 प्लस 1 आ जाएगा 59 के बराबर। तो इसका सही आंसर है 59, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो आपको आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे निकालना है। तो इसका आंसर 59 है, सेकंड ऑप्शन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अब आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है जो आपको अभी दिख रहा है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैनॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ अ गिवन वर्ड शोल्डरिंग। तो इस शोल्डरिंग वर्ड से कौन सा वर्ड हम नहीं बना सकते जो ऑप्शंस में दिए गए हैं। जैसे कि ऑप्शंस में आपको दिए गए साइंड, लाउडर, स्लैंग या रोज। तो इनमें से आपको देख लीजिए कि साइंड भी हम शोल्डरिंग से बना सकते हैं, लाउडर भी बना सकते हैं और रोज भी बना सकते हैं, पर हम स्लैंग नहीं बना सकते। तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन है थर्ड, यानी कि स्लैंग हम नहीं बना सकते, ये स्लैंग इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, आइडेंटिफाई द डायग्राम द दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। तो आपने ऐसी डायग्राम, जो ऑप्शंस में आपको डायग्राम्स दी गई हैं, दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, दो ऑप्शंस आपको आगे और मैं दिखाऊंगा। तो इन ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सी डायग्राम के ऑप्शंस जो है जो गिवन क्लासेस हैं, सन, मून और यूनिवर्स का रिलेशन जो है बेस्ट रिप्रेजेंट करता है। सन, मून और यूनिवर्स का बेस्ट रिलेशनशिप कौन सी डायग्राम रिप्रेजेंट करती है। तो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं इस प्रकार से। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन है, ये वाला सेकंड ऑप्शन है। तो आपको पता है कि सन और मून जो है, अब यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड आएगा, उसके अंदर जो है सन और मून है, पर ये जुड़े हुए नहीं है, ये अलग अलग होंगे, ये अलग अलग होंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। तो हमारे पास चार ऑप्शन तो दिए हुए हैं, पर हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ये है, फोर्थ ऑप्शन ये है, पर आपको पता है कि सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये सन को रिप्रेजेंट करेगा और ये मून को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि सन और मून आपस में रिलेटेड नहीं है, आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, पर यूनिवर्स के अंदर दोनों आते हैं, तो ये इस प्रकार से ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार का ये आ गया, ये क्वेश्चन इस प्रकार का, इसका आंसर आ गया सेकंड। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर हाउ मेनी वाइट शूज आर नॉट टाइट। दी गई आकृति में कितने सफ़ेद जूते कसे हुए नहीं हैं। तो ये जो आकृति दी हुई है, तीन जो सर्कल्स दिए हुए हैं जो कि जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, आपने जो कि जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट वाइट शूज़ और टाइट, ये तीनों जो है आपस में जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। तो आपने बताया है कि इस आकृति में कितने सफ़ेद जूते कसे हुए नहीं हैं। तो इसका आपको मैं बता देता हूँ, इसके ऑप्शन 7, 16, 9 और 13 है। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन पार्ट बता देता हूँ इस प्रकार से। देखो, वाइट शूज़ टाइट, तो ये तीन है। तो आपने बताना है कि कितने वाइट शूज़ कसे हुए नहीं हैं। तो आपको पता है कि वाइट यहाँ से इसके शूज़ के साथ इस तरीके से रिलेटेड है, और वाइट जो है शूज़ टाइट के साथ इस तरीके से रिलेटेड है, और ये इस तरीके से रिलेटेड। अब कितने कितने सफ़ेद जूते
टाइट हैं। टाइट कितने हैं यहाँ पे आपको 9 से रिप्रेजेंट हो रहा है कि क्योंकि तीनों इसमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं, पर कितने टाइट वाइट शूज़ टाइट नहीं होंगे, वो होंगे कितने 7, क्योंकि ये बाहर आ रहा है, इसके रिप्रेजेंटेशन के अंदर नहीं आ रहा है, ये 7 बाहर आ रहा है। वाइट शूज़ के साथ उसकी रिलेशन है पर इसके टाइट के साथ रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये 7 जो है कसे हुए नहीं है, 9 कसे हुए, 7 कसे हुए नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है 7, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन को कर लेना है, इसका सही आंसर 7 है। तो अब हम हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है ये क्वेश्चन। तो थोड़ा आपको दिखने में थोड़ा तकलीफ शायद हो रहा हो, पर मैं आपको इसको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये साइलोगिज्म के कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके इस पेपर में। तो इसमें आपको अब बताया गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो आर गिवन सम स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय सम कंक्लूजन्स, टेकिंग द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम they that might be at variance from commonly known facts. Read all the conclusions and then decide which of the following conclusion logically follows the given statements. तो मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। इसका क्या मतलब है, ये बता रहा है कि गिवन जो कुछ स्टेटमेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 220 में बताया गया है कि ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑल डोर्स आर वॉल्स, नो वॉल इज़ अ चेयर। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसके बाद ये फॉलो करते हैं कुछ कंक्लूजन्स से। अब ये जो स्टेटमेंट्स और ये कंक्लूजन आपको बताना है। अब इन स्टेटमेंट्स को क्या करना है, स्टेटमेंट्स को अपने यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे लेना चाहिए आपको। वो सीमिंगली वो आपको कुछ ज़्यादा लॉजिकली अच्छी नहीं लगेंगी, पर वो आपको ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे लेनी है, और आपको बताना है कि कंक्लूजन इनका क्या सही है, जो कि मैच करता है या नहीं मैच करता है, सही होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने बताना है। तो जैसा मैं आपको जूम करके बता देता हूँ थोड़ा सा। तो अब स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, तो स्टेटमेंट में यहाँ पर बताया गया है ऑल डोर, पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल डोर्स आर वॉल्स एंड नो वॉल इज़ अ चेयर। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इस स्टेटमेंट के नीचे जो कंक्लूजन दिए हैं कि सम चेयर्स आर डोर्स एंड ऑल वॉल्स आर डोर्स का बताना है कि ये कंक्लूजन सही हैं या नहीं है। तो फिर आपके बाद ऑप्शंस दिए गए हैं कि ओनली कंक्लूजन, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, बोथ कंक्लूजन फॉलोज, या नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है स्टेटमेंट को। तो इसके लिए आपने क्या करना है, साइलोगिज्म का क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, इसमें आपने वेन डायग्राम बनानी होती है। तो इस प्रकार से आप बना लेंगे वेन डायग्राम को। आपका क्या है, सॉरी एक सेकेंड। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है ऑल डोर्स आर वॉल्स, सारे डोर्स, सारे इस प्रकार से डोर्स हैं, सारे डोर्स वॉल्स हैं। ऑल डोर्स और वॉल्स, नो वॉल इज़ अ चेयर, नो वॉल इज़ अ चेयर। ये चेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बता रहा है कि सभी डोर्स जो है वॉल के अंदर आते हैं, सभी डोर्स वॉल के अंदर आ रहे हैं, और नो वॉल इज़ अ चेयर, कोई भी वॉल चेयर नहीं। अब कंक्लूजन हमारे पास दिया है कि सम चेयर्स आर डोर्स, सम चेयर्स आर डोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो क्योंकि चेयर्स और वॉल्स का कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, क्योंकि नो वॉल इज़ अ चेयर, नो वॉल इज़ अ चेयर, अगर कोई भी वॉल चेयर नहीं है तो वॉल्स, चेयर्स और डोर्स का कोई रिलेशनशिप हो नहीं सकता है। फिर सेकंड ऑप्शन में दिया है ऑल वॉल्स और डोर्स, ऑल वॉल्स आर डोर्स। तो आपको पता है कि ऑल वॉल्स आर डोर्स तभी होते, सभी वॉल्स डोर्स तभी होते जब पॉसिबिलिटी दी हो गई होती। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो सेकंड कंक्लूजन गलत है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है, इसमें दोनों कंक्लूजन जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, नाइदर कंक्लूजन 1, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, यानी कि सेकंड और इसका थर्ड ऑप्शन सही है। तो इसमें आप थर्ड लगा लेंगे। उसी प्रकार से अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर। अब हमारे पास दिया है अमित इज़ अ ब्रदर ऑफ सुमित, अमित जो है सुमित का ब्रदर है। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कौन सा आ गया है, ये क्वेश्चन आ गया है हमारे पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है। अब हमारे पास क्या दिया गया है कि सॉरी 1 सेकेंड। अब हमारे पास दिया गया है कि अमित इज़ अ ब्रदर ऑफ अ सुमित। अब हमारे पास दिया गया है कि ये एक अमित है, अमित जो है सुमित का ब्रदर है। अमित और सुमित जो है दोनों में रिलेशन क्या है, ब्रदर का रिलेशन है।
सुमित इज द सन ऑफ पंकज। अब बता रहा है कि सुमित पंकज का सन है। अगर सुमित पंकज का सन है तो अमित भी पंकज का ही सन होगा। पी पी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके फादर को। तो पंकज जो है, पंकज के दो बेटे हैं अमित और सुमित। अब ये बताया है, फिर उसके बाद बताया कि पंकज इज फादर ऑफ अ मयंक। अब इसमें बताया कि पंकज जो है मयंक का भी फादर है, तो यहाँ पे मयंक आ जाएगा। तो मतलब इन तीनों का रिलेशन क्या आ जाएगा, ब्रदर्स का। तो तीनों का रिलेशन ब्रदर्स का है। तो अब बता रहे हैं क्वेश्चन में कि हाउ मयंक इज रिलेटेड टू अमित। अब अमित के साथ क्या रिलेशन होगा मयंक का, अमित और मयंक का क्या रिलेशन होगा, तो ब्रदर्स का रिलेशन होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 20। ऑलमोस्ट 20 में हम पहुंच चुके हैं, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं हमारे रीजनिंग के। 25 क्वेश्चंस हमने करने हैं। पॉइंटिंग टूवर्ड्स woman, Aman said, she is the mother of my daughter's son. And how is Aman related to that lady? एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमन ने कहा कि वह मेरी पुत्री के पुत्र की माता है। अमन उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। अब अब अमन एक लड़का है, उसने क्या कहा कि एक लड़की की तरफ उसने पॉइंट आउट किया और उसने कहा कि वो जो है वो मेरी मदर की, शी इज़ मदर ऑफ माई डॉटर्स सन। शी इज़ मदर क्या है, वो मदर है मेरे डॉटर के बेटे की, मेरे डॉटर की के बेटे की वो मदर है। तो इसका मतलब क्या है कि अमन कैसे रिलेटेड है उस वुमेन से, तो वो उसका भाई हो गया ना, सिंपल सा आंसर है। तो इसका सही आंसर है ब्रदर, यानी कि सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ब्रदर। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ चुका है। थोड़ा आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है ये, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। अब यहाँ पे इसमें से आपको एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन भी आ गया है, रीजनिंग में सीरीज का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इसमें बताना है आपको कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मिसिंग नंबर है इस सीरीज में से। तो आपको यहाँ पे सीरीज़ बताई गई है कि 23, 25, 28, 32, 34, 37, 41, इस प्रकार से ये नंबर सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है। तो आपने बताया, आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शंस जो है सही है, 40, 43, 44, 45। तो आपने किस प्रकार से बताना है क्योंकि 23 से 2 का इंक्रीज़ हो रहा है 25 में, 25 से 3 का इंक्रीज़ हो रहा है 28 में, फिर 4 का इंक्रीज़ हो रहा है, फिर 2 का हो रहा है, फिर से 3 का हो रहा है, फिर 4 का हो रहा है। तो 2 3 4 का इंक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पे 41 तक 4 का इंक्रीज होगा, तो अब फिर से 2 का इंक्रीज होगा। तो 41 से क्या होगा, फिर से 2 का इंक्रीज होगा, 41 से प्लस 2 का इंक्रीज और होगा, तो ये आ जाएगा 43 के बराबर, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही आंसर है, यानी कि करेक्ट आंसर 43। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। अब इस सीरीज में से आपको एक क्या करना है, मिसिंग नंबर को इसमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर मिसिंग है। अब यहाँ पे भी इसी प्रकार से आपने करना है 41, 43, 46, 51, 58 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से आप सीरीज़ का पता लगाएंगे कि ये किस प्रकार की सीरीज़ है। तो 41 से +2 हो रहा है 43, फिर +3 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है और फिर +7 हो रहा है, यानी कि ऑड नंबर जो है 2 3 5 7 ये ऐड हो रहा है। तो 2 के बाद 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, मतलब एक एक का डिफरेंस है। 2 के बाद पहले एक का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 3 का, फिर 4 का। 2 पहले था 2 ऐड हुआ, उसके बाद 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ, तो अब 9 ऐड होगा ना। तो 9 ऐड होगा तो 58 में से प्लस हम करेंगे 9, तो आ जाएगा 67। तो 67। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या हैं इसमें। ऑप्शंस आपको इस प्रकार से दिए गए हैं। ओ 69, सॉरी 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 सॉरी, इसमें क्या होगा 69 इसका आंसर है। किस प्रकार से, 41 + 2 43, 43 ओ सो 3 होगा, फिर 2 3 5 7, तो इसमें 11 होगा मेरे भाई। इसमें प्राइम नंबर्स
का गेम है 2 3, सॉरी 1 सेकेंड, इसमें 2 3, पहले 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है, फिर 46 में 5 ऐड हो रहा है तो 51 आ रहा है, फिर 51 में 7 ऐड हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, 9 तो यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है तो 11 प्राइम नंबर है तो 11, ये सारे प्राइम नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं सोच रहा था कि वो ऑड नंबर्स जो है दो दो का डिफरेंस हो रहा है, पर ऐसा नहीं है, तो ये प्राइम नंबर्स ऐड हो रहे हैं क्योंकि पहले में तो ये हो रहा है। तो इस प्रकार से है। तो इसमें 51 में हम 11 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 69 आंसर, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं सेकंड ऑप्शन जो है सही आंसर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन कौन सा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द फिगर विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनें। तो आपने यहाँ पे बताना है कि इनमें से क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या कौन सा जो है आएगा। आपको आप सिंपल सा आप देख ही रहे हैं ना, तो यहाँ पे किस प्रकार का पैटर्न बना, पहले दो थे, पहले दो स्टिक्स मान लीजिए, यहाँ पे फिर 3 थी, फिर 4 थी, फिर 5 थी, तो यहाँ पे 6 आएंगे ना इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6, और ऊपर से ये आएगा इस प्रकार से, तो 6 आएंगे। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसका सही ऑप्शन है पहला वाला ही ऑप्शन इसका सही होगा, ये वाला, इस प्रकार से पहला वाला ऑप्शन सही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द फिगर विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले आकृति को चुनें। अब इसी प्रकार से आपने जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही आपने इस क्वेश्चन को भी करना है कि आपने क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति, कौन सी फिगर आएगी वो आपने बतानी है। तो आप जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हुए होंगे, आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, खुद करने की कोशिश की होगी। पहले तो मैं साथ ही साथ आंसर बता देता हूँ, सॉल्व्ड पेपर है तो पूरी तरीके से सोल्यूशन करके आपको बताने वाला हूँ। तो इसी प्रकार से आप ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पहले 3 साइड्स की ट्राइंगल है, फिर 4 साइड्स के क्वाड्रिलेटर है, और फिर 5 साइड्स का है, और यहाँ पे मतलब इसका मतलब 6 साइड्स का होना चाहिए। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला इस प्रकार से आ रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है, तो इसका मतलब इधर से इसमें इससे ऐसे जाना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें क्या आना चाहिए, इसमें इस प्रकार का आना चाहिए, इसमें इस प्रकार का कौन सा आना चाहिए, इसमें ऐसे 6 साइड्स का आना चाहिए इस प्रकार का, और बाहर से इसमें इस प्रकार का ऐसे आना चाहिए। कैसे, ये ऐसे ऐसे, ये वाला। तो आप देख लीजिए कि कौन सा ये आ रहा है इस प्रकार से। तो इसका सही आंसर आपको आ रहा है सेकंड ऑप्शन। तो इसका सही आंसर आ रहा है सेकंड ऑप्शन। तो इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चंस तो नहीं है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द फिगर विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें भी इस प्रकार से आपने करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे पहले ये था, उसके बाद ऊपर वाली साइन ये आ गई, पहले ये वाली साइन एक था यहाँ पे, फिर 2 थे यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे 2 आए, पर अब यहाँ पे ये इस प्रकार का आएगा, तो यानी कि इस प्रकार से आएगा ऐसे। तो इसमें 3 होंगे, ये 3 होंगे इस प्रकार से। तो इसका सही ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका सही ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आप कर लीजिए क्वेश्चंस को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन के ऊपर। इन अ सर्टेन कोड प्रिज्म इज रिटन एज RTKUO, हाउ इज टायर्स रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। अगर विशिष्ट कोड भाषा में प्रिज्म को RTKUO लिखा जाता है, इस कोड भाषा में टायर्स को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ऑप्शंस आपके पास है ZBCDS VATGU WTAUG UBAHV। तो आपको पता लग रहा है कि क्योंकि यहाँ सिंपल सा पैटर्न है, पी क्यों यहाँ पे पी के बाद आ रहा है R, मतलब 2 का डिफरेंस है, फिर R के बाद आ रहा है T, यहाँ पे भी RS और T के बाद आ रहा है, तो 2 का डिफरेंस है। उसी प्रकार से I जो है I आ रहा है KIJ के बाद 2 का डिफरेंस है, वैसे ही S आ रहा है
2 के बाद इसी प्रकार से 2 2 का डिफरेंस लगाना है। ये पैटर्न आपको पता चल गया। तो इसी प्रकार से टायर्स का क्या आएगा, तो टायर्स में क्या होगा, टायर्स में TYRE, पहले इतना कर लेते हैं। तो टायर में क्या हो, टी के बाद TUV, 2 को छोड़ के V लिख लेंगे, YYZA, तो RSTEFG, VATG आ गया। तो उसके बाद आपके पास S बच जाता है, टायर्स है तो STU होगा। तो इसका सही है VATGU, VATGU यानी कि सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। तो इस प्रकार से आपने इसको कर लेना है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन सर्टेन लैंग्वेज, सॉरी सिंपल, ये वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज TRANCHE, ट्रेंच इज रिटन एज UOBKDEF, हाउ इज बर्गर रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। इसी प्रकार से टी के बाद यू आता है, आर के बाद, इसी प्रकार से आपने पैटर्न पहचानना है और इसको आपने कोड लैंग्वेज में लिखना है। तो आप करने की कोशिश कीजिए। आपको TRANCH को अगर हम UOBKDEF की तरह लिखते हैं तो बर्गर को हम किस तरीके से लिखेंगे। यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में TRANCHE को UOBKDEF लिखा जाता है, इस कोड भाषा में बर्गर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसके ऑप्शन आपके पास दिए हैं। तो और इसका सही आंसर है CRSTFO, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। तो आप कर लेना इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रकार से जैसे मैंने पहले बताया उसी प्रकार का आपने लगाना है, तो ये आप कर लेना। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आखिरी क्वेश्चन है, 25th क्वेश्चन है हमारे इस पेपर की, जो ये रीजनिंग कर रहे हैं हम। तो आखिरी क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ड्रॉ इज रिटन एज 10 एंड रिंग इज रिटन एज 12 एंड हाउ रेस्ट इज रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। अगर ड्रॉ को हम 10 के तौर पर लिखते हैं और रिंग को हम 12 लिखते हैं, तो रेस्ट किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसका आंसर है 8। तो आपने इस प्रकार से आपको इसको भी सॉल्व कर लेना है। इसका सही आंसर है 8। इसका भी आपने जो है कोडिंग आपने लगा लेनी है कोड लैंग्वेज में। अगर आप ड्रा को आप 10 की तरफ लिख रहे हैं और रिंग को तो 12 लिख रहे हैं, तो रेस्ट को क्या लिखेंगे। इस प्रकार से आपको हर एक, जैसे कि DRAW, इन सारों का सम करके आपने 10 लाना है। वैसे रिंग का सम करके जो है, ये हर एक लेटर का अपना एक कोड होगा, तो उसी प्रकार से आपने करना है। तो इसका आंसर आपको आएगा 8। तो इसका मैं ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूँ, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब हमने 25 क्वेश्चन जो हैं इसके कर लिए हैं। जो हमारा रीजनिंग पार्ट था 25 क्वेश्चन मार्क्स का जो आने वाला है, जिसमें हर एक जो 100 मार्क्स का हमें पेपर करना है, तो उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो आपने वही क्वेश्चंस करने जो आपको आते हैं, और इसमें आपने टारगेट रखना है 80 to 85 प्लस जो है इसका आपको टारगेट रखना है, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत है। 5000 प्लस पोस्ट तो हैं, पर आपका कंपटीशन बहुत रहेगा। ऑल इंडिया लेवल पे जो है सारे बच्चे जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका लेवल भी जो है हाई रहेगा, ज़्यादा मेरिट भी जा सकता है इसका। तो अब चलिए हम अब नेक्स्ट जो हमारी सेक्शन है, हमारे नेक्स्ट सेक्शन रहेगी GK। अब हमारी नेक्स्ट सेक्शन है GK, जनरल नॉलेज, जिसके हमारे पास है 50 क्वेश्चंस जो कि 50 मार्क्स के रहेंगे, 50 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो अब आपने इसके भी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। तो अब हम पहला क्वेश्चन जो है इसके रीजनिंग का करने वाले हैं। 26 क्वेश्चन हमारा ओवरऑल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप कौन सी, इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है। ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, कॉटन यानी कि कपास, जूट यानी कि जूट, वीट गेहूँ, शुगरकेन गन्ना। तो आप जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। मैं इसका आपको सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है वीट यानी कि गेहूँ। तो अब मैं आपको इसका सिंपल से सही आंसर बताते जाऊँगा। अब हमारे स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आ चुका है। विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू अडॉप्ट अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन द मॉडर्न सेंस। आधुनिक संदर्भ में किस देश ने पहले स्वर्ण मानक को अपनाना शुरू किया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने, फ्रांस ने, यूके ने, या फिर इटली ने। आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए सब लोग। तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ, वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप लोग। तो इसका सही आंसर है यूके।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन द सेकेंड फेज ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन। बैंक राष्ट्रीयकरण यानी कि बैंक नेशनलाइजेशन के दूसरे चरण में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण हुआ था? नेशनल लेवल पे उनको माना गया था, सेकेंड फेज जो हुआ था उसमें कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया गया है? 5 4 3 6। तो इसका सही आंसर है 6। सिंपल सा इसका आंसर है, जिसको आता होगा वो कर सकेगा, जिसको नहीं आता होगा वो नहीं कर सकेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं, क्योंकि जनरल इवेंट्स में आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो है ये क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है तो इस यही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये जनरल इवेंट्स जो चल रहे हैं आपको जनरल इवेंट्स को करना पड़ेगा। जो करंट अफेयर्स हैं वो भी करने पड़ेंगे, उसके साथ साथ आपने जो साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ आपके कुछ हिस्ट्री पॉलिटिक्स सब कुछ आपने मतलब जनरल नॉलेज को आपको आपने पढ़ना पड़ेगा। जनरल जीएस के कुछ क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम जो पार्ट जो है जीएस का ही रहेगा, 50 मार्क्स का 50% जो है इसका जीएस का रहेगा। तो आप जीएस में जितना हाई स्कोर करें 40+, जितना अगर 40+ हाई स्कोर कर सकते हैं 40+, तो 40 to 45 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, तभी आपके सिलेक्शंस के चांसेस हो सकते हैं। तो इससे पहले आपको पता है कि इससे पहले आपको रेस भी करनी है, हाई जंप लॉन्ग जंप वो सब कुछ करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है 18 से 25 साल तक है। तो और इंडिया में कोई भी लोग जो है कुछ भी जो इंडिया के सिटीजन्स हैं वो भर सकते हैं इसमें, तो दिल्ली पुलिस में। तो आप सब लोग जो है फॉर्म भी भर लीजिएगा। और अब ये आपको क्योंकि 29th आई थिंक 27th या 29th को इसका पेपर है। तो इसी प्रकार से अब हम चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस प्रकार से आपने करना है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, तो इसको भी करने की कोशिश कीजिए आप लोग। Which 5-year plan in India gave emphasis on growth with social justice and equity? कौन सा 5-year प्लान जो था उसने ग्रोथ और विद सोशल जस्टिस और इक्विटी को क्या किया था, एम्फेसिस दिया था उस पर? भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और भागीदारी के साथ विकास पर जोर दिया? 8th, 9th, 10th या 11th? तो कौन सा 5-year प्लान था ये? तो आप बता दीजिए इसका सही आंसर, आप कॉपी पे लिख सकते हैं। इसका सही आंसर है 9th। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ड्यूअल सिटीजनशिप इज अ फीचर ऑफ। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? यूनिटरी गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट यानी कि संघीय की सरकार की, या फिर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट यानी कि राष्ट्रपति सरकार की? तो ड्यूअल सिटीजनशिप किसका एक मेन फीचर है? तो आप बता दीजिए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है फेडरल गवर्नमेंट यानी कि संघीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पर्सनल फ्रीडम? निम्नलिखित में कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन सा जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित आपने बताना है। हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, सर्टियोरी यानी कि उत्प्रेषण, प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध, या मंडेमस यानी कि परमादश। तो इस प्रकार से आपने बता देना है। तो जल्दी से आप बता दीजिए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रतीक्षाकरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आएंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द स्टेट लिस्ट? इनमें से कौन सा राज्य इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत है? राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा है? एग्रीकल्चर, क्रिमिनल लॉ, एजुकेशन या डिफेंस? कौन सा जो है स्टेट की के अंडर मतलब हम बना सकते हैं कि उसके अंदर आता है? एग्रीकल्चर, क्रिमिनल लॉ, एजुकेशन या डिफेंस? तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर है एग्रीकल्चर, जो कि स्टेट की लिस्ट के अंदर आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, in the Indian Constitution, which article mentions about establishment of welfare state of the people? भारतीय संविधान में लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है, कौन सा आर्टिकल बताता है कि जो कि वेलफेयर एस्टेब्लिशमेंट जो है वेलफेयर स्टेट की उसको मेंशन करता है? तो आपने इसका आंसर बता देना। इसके ऑप्शंस आपके पास दिए हैं 99, 39, 59 और 69। तो इसका सही ऑप्शन है 39 यानी कि सेकंड ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच वॉज द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? अब आपने कुछ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल साइट्स,
पॉलिटिक्स के बारे में आपने पढ़ना है, ज्योग्राफी के बारे में आपने पढ़ना है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी आपको सही तरीके से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? लोथाल, राकी गर्ती, धोलावीरा या चाहुंदरो? तो चाहुंदरो। तो इसमें आपको दिख ही रहा है आंसर, आपको करेक्ट आंसर दिख रहा है। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, राखी गरही, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विद हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत? तो किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना यानी कि फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ऑप्शंस आपके पास हैं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। कौन सा मुगल राजा था वो? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। तो इसका सही आंसर है जहांगीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, लॉर्ड डेलहौसी, बाल गंगाधर तिलक, लॉर्ड रिपन या फोर्थ ऑप्शन है नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो जल्दी से ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, तो आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हु स्टार्टेड द इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया? किसने स्टार्ट किया था इंग्लिश न्यू इंडिया का अखबार? इंग्लिश सामूहिक न्यू इंडिया किसने शुरू किया? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नारोजी, लाला लाजपत राय। तो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर है बिपिन चंद्र पाल, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। हु एस्टैब्लिश द नालंदा महाविहारा? नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की? ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, कुमार गुप्ता, देवगुप्ता, स्कंद गुप्ता या फिर वेद गुप्ता। तो आप इसका जल्दी से आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है कुमार गुप्ता। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। दशा अवतारा टेम्पल ऑफ अ नागरा स्टाइल इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? नागर शैली का 10 अवतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, बद्रीनाथ, गोरखपुर, देवगढ़ या फिर ललितपुर। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है देवगढ़। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स? निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन आपके पास दिए हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर या फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार से आपके ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, जीके की क्वेश्चंस जो है मेन इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप इसका भी आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आ चुका है हमारे स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट्स द अंडमान फ्रॉम निकोबार? तो कौन सी वाटर बॉडीज जो है अंडमान को निकोबार से सेपरेट करती है? ऑप्शन आपके पास ये है, अंडमान सी, गल्फ ऑफ मन्नार, पल्क स्ट्रेट या फिर 10 डिग्री चैनल। तो इसका सही आंसर है 10 डिग्री चैनल, यानी फोर्थ ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच स्टेट इज अ फेमस फॉर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साइलेंट वैली? कौन सा राज्य मूक घाटी के उष्णकटिबंधीय वन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, गोवा, केरला, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु। तो आप इसका सही आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया? लीस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है आप इंडिया की? तो इसका सही आंसर है सिक्किम, फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, उड़ीसा, झारखंड, असम या फिर मध्य प्रदेश। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है झारखंड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ चुका है नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन वेदर? निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण कारण
मौसम के तंत्र को प्रभावित करता है? ऑप्शन आपके पास ये हैं, जेट स्ट्रीम्स, जेट धाराएं, या फिर एल नीनो, द शिफ्टिंग ऑफ इन द पोजीशन ऑफ ITCZ यानी कि ITCZ की स्थिति में स्थानांतरण, या फिर सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो आप बता दीजिए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सभी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जेट स्ट्रीम्स, एल नीनो और ITCZ सारे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेदर के मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, विच कलर ऑफ लाइट शोज मैक्सिमम डेविएशन व्हेन पास्ड थ्रू अ प्रिज्म? कौन से कलर की लाइट जो है सबसे ज़्यादा डेविएशन शो करती है? तो आपने साइंस का क्वेश्चन ये पढ़ा होगा 9th-10th में ज़रूर। प्रिज्म के माध्यम से प्रसारित होने पर कौन सी रंग का प्रकाश अधिकतम विचलन करता है? विबग्योर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो आप इसका सही ऑप्शन दे दीजिए। आपके पास ऑप्शंस हैं वायलेट, रेड, ग्रीन, येलो। तो इसका सही आंसर है वायलेट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एक्लिप्सिस अकर ड्यू टू विच ऑप्टिकल फेनोमेना? किस प्रकाशिक यानी कि ऑप्टिकल घटना के कारण ग्रहण होते हैं? किस ऑप्टिकल घटना के कारण एक्लिप्सिस यानी कि ग्रहण होते हैं? रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब, डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन, और फोर्थ ऑप्शन नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो किसकी वजह से एक्लिप्सिस होते हैं? तो इसका ऑप्शन नो ऑप्शन इज करेक्ट। ये सारे ऑप्शन गलत है। अब हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सनलाइट मेक्स द सोलर कुकर हॉट? सूर्य की किस किरण के कारण सौर कुकर गर्म होता है? अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, इंफ्रावायलेट, या फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन और सही आंसर है इंफ्रारेड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज? कार्बोहाइड्रेट को बॉडी कैसे स्टोर करती है? ग्लाइकोजन, शुगर, स्टार्च, या फिर सुक्रोज? तो आप जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर है ग्लाइकोजन। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, विच वाज द फर्स्ट एंजाइम इन प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म? कौन सी एंजाइम जो है सबसे पहली एंजाइम जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में थी? शुद्ध मनी भी यानी कि क्रिस्टली रूप में पृथक पहला किण्वक एंजाइम कौन सा था? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, कैटेलेस था, यूरिएस था, लाइपेस था, या फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए अगर आपको आता है। तो इसका सही ऑप्शन है यूरिएस, जो कि सबसे पहला ऐसा एंजाइम है जो कि डिस्कवर हुआ था, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में था, प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसको डिस्कवर किया गया था, यूरिएस को। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूल एलिमेंट? कौन सा इसमें से फ्यूल एलिमेंट नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, या फिर हीलियम? तो कौन सा फ्यूल एलिमेंट नहीं है? जल्दी से बता दीजिए। इसका सही आंसर है हीलियम। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर? निम्नलिखित गैसों में से कौन सी पानी में घुलनशील है? घुलनशील गैस कौन सी है पानी में? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, या फिर अमोनिया है? कौन सी पानी में आसानी से साथ घुल जाती है? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है अमोनिया। सबसे इजीली घुल जाती है अमोनिया, बाकी घुलती नहीं है ढंग से। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज? अब यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हो सकता है थोड़ा सा, तो इसमें आप बता दीजिए। मैं आपको बता ही रहा हूँ, इसका आपको पढ़ के बता रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा कि क्या इसमें लिखा हुआ है। द फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? एटम के न्यूक्लियस में कौन सा जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है? एक परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, या फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका सिंपल सा आंसर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड? क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन सी स्पीशीज है? निम्न में से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से संकटपूर्ण लुप्त प्राय है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है? तो आप इसका आंसर बता दीजिए। इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इस प्रकार से, वाइट बेलीड हिरन, रिवर टेरापिन्स, क्यूबन काइट, या फिर सही सारे?
तो इसका सही आंसर है सारे, यानी कि ऑल ऑप्शन सारे। वाइट बेलीड हेरोन, रिवर टेरापीज और क्यूबन काइट, ये सारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, तो आपको इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स आर फाउंड इन इंडिया, कौन से निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ इंडिया में पाए जाते हैं? ऑप्शंस आपके पास अटॉल हैं, फ्रिंजिंग हैं, बैरियर हैं, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो आपको इसके कोरल रीफ्स के बारे में भी पता होना चाहिए, थोड़ी बायोलॉजी की नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है सारे। अटॉल भी पाया जाता है, फ्रिंजिंग भी पाया जाता है और बैरियर वाला भी पाया जाता है कोरल रीफ। तो सही सारे ऑप्शन इसके सही हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एंड अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम एज पार्ट ऑफ विच इनिशिएटिव, भारत ने किस पहल के रूप में अपने धरोहर अपने पहचान योजना की शुरुआत की है? स्वदेश यात्रा, पर्यावरण यात्रा पर्व, पर्यटन पर्व मोनुमेंट मित्र यानी कि स्मारक मित्र, या फिर देश विदेश योजना। तो इसका सही ऑप्शन है पर्यटन पर्व। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इनकॉर्पोरेट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा। तो इसका सिंपल आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं, राजस्थान इसका सही आंसर है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। WHO हैज़ रिलीज न्यू गाइडलाइंस टू प्रिवेंट विच ग्लोबल एपिडेमिक इन अक्टूबर 2017। अब 2017 का पेपर है तो इसमें 2017 का पूछा गया है। अब आपको 2020 का पूछ सकते हैं इस बार। तो 2020 में आपको पता है कोरोना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, WHO से मतलब रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अक्टूबर 2017 में WHO ने किस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे? आपके पास ऑप्शंस हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी, बचपन का मोटापा, लंग कैंसर, सार्स या फिर जीका वायरस। तो इसका सही आंसर है चाइल्डहुड ओबेसिटी, यानी कि बचपन का मोटापा जो था उससे रिलेटेड जो है उसको ख़त्म करने का इन्होंने एक नए गाइडलाइंस शुरू किए थे WHO ने। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। विच प्लेनेट वॉज डिस्कवर्ड बाय नासाज MAVN टू हैव अ ट्विस्टेड मैग्नेटिक टेल, नासा के मावन द्वारा किस ग्रह की खोज की गई थी जिसमें एक मुड़ी हुई चुंबकीय पूंछ है? तो ये आपके कुछ स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आपको अपडेट रहना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब करनी है तो आपको जीके की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो इसके ऑप्शंस हैं वीनस, मार्स, सैटर्न या फिर नेपच्यून। तो इसका सही आंसर है मार्स। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड योगा एज स्पोर्ट्स एक्टिविटी, किस देश ने हाल ही में योगा को खेल गतिविधि के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन है इंडिया, ईरान, सऊदी अरेबिया या फिर इराक। तो इसका सही ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, थर्ड ऑप्शन। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच कंट्री बिकम स्मॉलेस्ट नेशन एवर टू एंटर फीफा वर्ल्ड कप इन अक्टूबर 2017, अक्टूबर 2017 में फीफा विश्व कप में प्रवेश करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बना था? 2017 का क्वेश्चन पेपर है तो 2017 का पूछा गया, 2020 का क्वेश्चन पेपर जब आएगा तो 2020 का पूछा जाएगा आपको। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है आइसलैंड है, मालदीव्स है, मोनाको और इथियोपिया। कौन सा सबसे छोटा देश है इसमें से जो कि फीफा वर्ल्ड कप में खेला था 2017 में? तो इसका सही ऑप्शन है आइसलैंड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ द इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज सेलिब्रेट्स इट्स नेशनल डे ऑन मार्च 26? 26 मार्च को भारत का कौन सा पड़ोसी देश अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है? कौन सा है 26 मार्च को? पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है या बांग्लादेश है? आप जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। 26 मार्च को ये अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कैंडी, जेफिना एंड गेल आर ऑल टाउन्स सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? कैंडी, जेफिना और गेले किस जो ये टाउन्स हैं किस कंट्रीज में मतलब मैक्सिमम पाए जाते हैं? निम्नलिखित में किस देश में कैंडी, जेफिना और गेले की शहर जो स्थित हैं? नेपाल में है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है या भूटान में? तो इसका सिंपल सा आंसर है श्रीलंका।
तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द विष्णु दास भावे अवार्ड 2017। 2017 का क्वेश्चन पेपर 2017 का पूछा गया है, तो 2020 का क्वेश्चन पेपर 2020 का पूछा जाएगा। विष्णु दिवस भावे पुरस्कार 2017 से कितने सम्मानित किए गए हैं, किसे सम्मानित किया गया है? मोहन जोशी, संदीप पाटिल, दिलबाग सिंह या आदित्य ठाकरे? तो इसका सही आंसर है मोहन जोशी। विच इंडियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2017? किस भारतीय को वर्ष 2017 के उद्यमी से सम्मानित किया गया है? सबसे बेस्ट जो एंटरप्रेन्योर जो है इस साल का 2017 का, जो 2017 में का पेपर है, तो कौन सा था? मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी, माया स्वामीनाथन सिन्हा या फिर सुनील मित्तल? तो इसका सही आंसर है माया स्वामीनाथन सिन्हा। इसमें मुकेश अंबानी नहीं भाई, इसमें माया स्वामीनाथन सिन्हा जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर जो है ईयर 2017 का, उसको अवार्ड दिया गया था। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को, ये तो वही क्वेश्चन है, सॉरी, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, इंडियन सोवरेन रेटिंग was upgraded by the rating agency Moody after a gap of almost how many years in 2017? लगभग कितने सालों के बाद वर्ष 2017 में रेटिंग एजेंसी मूडी ने भारत की सार्वभौमिक रेटिंग को उन्नत किया था? आपके पास ऑप्शन है दिए हुए हैं, 12 साल, 14 साल, 16 साल या 18 साल। तो इसका सही ऑप्शन है 14 साल के बाद। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, which Indian economist has been appointed as to the Financial Stability Institute Advisory Board of the Bank of International Settlement? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के वित्तीय स्थिरता संस्थान सलाहकार बोर्ड के लिए किन भारतीय अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं? कौन से को किया गया है? रघुराम राजन, अरविंद पंघरिया, उर्जित पटेल या फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट? इसका ऑप्शन है सही थर्ड, यानी कि उर्जित पटेल। तो आपको ज़्यादा थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा गलत हुआ है ये। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इंडिया वॉज री इलेक्टेड ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ विच यूएन बॉडी ऑन November 10, 2017? इंडिया को री इलेक्ट किया गया था किस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ऑफ विच यूएन बॉडी? नवंबर 10, 2017 को। भारत 10 नवंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अनुषंगी निकाय के कार्यकारी बोर्ड में फिर से निर्वाचित हुआ था? यूनेस्को, ILO, FAO या IDA? तो आप जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर है यूनेस्को, फर्स्ट ऑप्शन। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, हु टुक ओवर एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे ऑन आफ्टर रॉबर्ट मुगाबे इन नवंबर 2017? तो जिम्बाब्वे का नया प्रेसिडेंट कौन बना था रॉबर्ट मुगाबे के बाद 2017 में? तो इसका ऑप्शन है जॉइस मुजुरू, इमर्सन मंगावगवा, मॉर्गन स्वांगिराय या फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट? तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, यानी कि इमर्सन मंगागवा, सेकंड ऑप्शन सही है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, NGT has directed which of the following state government to seize 10-year-old diesel taxi? NGT ने निम्नलिखित में किस राज्य सरकार को 10 साल की डीजल टैक्सी को जब्त करने का निर्देश दिया है? अब जल्दी से इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या दिल्ली? तो किसको जब्त करने का आदेश दिया है? दिल्ली। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, EESL has partnered with which global body to create a low emission economy? EESL ने किस ग्लोबल बॉडी के को कम उत्सर्जन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भागीदारी की है? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर इसका ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, वैश्विक पर्यावरण सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु इन सितंबर 2017? सत्यपाल मलिक, केशारीनाथ त्रिपाठी, बनवरलाल पुरोहित, C विद्यासागर राव? तो इसका सही ऑप्शन है बनवरलाल पुरोहित।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ऑड्री अजोली द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑड्री अजोली के जो डायरेक्टर है यूनेस्को का, वो किस कंट्री को बिलोंग करता है? यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में नियुक्त ऑड्री अजोली किस देश से संबंधित हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली या ऑस्ट्रिया? तो इसका सही ऑप्शन है फ्रांस। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज गॉट इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी टैग फ्रॉम यूनेस्को। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को से भारत का पहला विश्व विरासत शहर का टैग मिला है? इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, लखनऊ, पटना या अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट। कौन सी फर्स्ट इंडियन कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट होगी इंडिया में? जयपुर, पटना, मजोली या फिर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है मजोली। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अब हमारे पास हमने 75 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हमारे पास मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है, नेक्स्ट सेक्शन जो होगी मैथमेटिक्स की रहेगी, मैथ्स की रहेगी, जो कि होंगे 15 क्वेश्चंस होंगे 15 मार्क्स के। और इसमें नेगेटिव मार्किंग तो आपको पता है जैसे कि 1/4 ही रहेगी। तो अब आपने इस प्रकार से आपने जो क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? कोई भी दो अंक है उसके सबसे अभाज्य संख्या को 6 से, अभाज्य संख्या को अगर 6 से विभाजित करेंगे तो उसका शेषफल क्या रहेगा? तो शेषफल रहेगा 1। सिंपल, इसका सही आंसर है 1। तो अब हम जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 70 विच कंटेन द डिजिट 6। 1 to 70 तक कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसमें डिजिट्स विच कंटेन डिजिट 6 डिजिट इसमें आता है? 1 से 70 तक कितनी संख्या है जिसमें 6 डिजिट आता है? आप गिन लीजिए। इसके सही आंसर है 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। What is the value of 99 is to 1/2 plus 99 is to 1/6 plus 19 to 1/12? 19 इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो आपके पास बताना है कि इन सब का क्या होगा, वैल्यू क्या होगी इसके सम की। तो आपको इसका सम कर लेंगे इजीली। आपको कर लेना है 92 इंटू 2 प्लस 1 कर लेना है। उसी प्रकार 99 इंटू 6 आप कर लोगे। या फिर आपको इसका 99 आप कॉमन निकाल सकते हो और बाद में आपको जो 1/2, 1/6, 1/12, 1/20 और 1/30 को आप अलग से निकाल लेना। इस प्रकार से आपने क्या करना है, 99 को अलग से कॉमन निकाल लेना है और अंदर आपने 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 और इस प्रकार से 1/20 और 1/30 ये सारे कर लेने और इसको सॉल्व कर लेना है। और उसके बाद आपने 99 के साथ प्लस कर लेना है। तो इस प्रकार से आप कर लोगे। इसका सही आंसर आपको आएगा 20, यानी कि इसका सही आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन 2975/6 फर्स्ट ऑप्शन। तो इसमें ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 150 to 200 विच आर डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं 150 से 200 तक? तो 9 का टेबल सिंपल से आपने पढ़ लेना है। तो 9 का टेबल देख लोगे तो उसके बाद 150 से आगे आप देख लेना कि कितने नंबर्स उसमें डिविजिबल हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर है, यानी कि 6 आंसर है। 6 नंबर्स ऐसे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। अब हमारे पास ये है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0.512 प्लस 0.027 अपॉन 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.24। तो इसमें भी आपने इस प्रकार से करना है, इसको सॉल्व करना है। 0.52 और इसको प्लस कर लेना है। अब 8 और इसका 3 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? आप 8 का स्क्वायर निकालोगे 64, उसके बाद आपने पॉइंट लगा लेने। फिर प्लस आप निकालोगे 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद पॉइंट लगा लोगे। फिर माइनस 0.24 में से कर लोगे तो उसके बाद इसमें से डिवाइड करके आप इसका आंसर निकाल लोगे। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 1.1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 60% ऑफ 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 96। व्हाट इज़ द 48% ऑफ दैट नंबर। अगर किसी नंबर का 60% और 40% है इस नंबर का 96 के बराबर है, तो 48% कितने के बराबर होगा? तो इस प्रकार से आपने करना है।
आप 60% कर लेंगे, 60% ऑफ 40%, उसका उस नंबर वो जो बराबर है 96 के, तो 48% किसके कितने के बराबर होगा? 60% टू 40% 96 के बराबर, तो 48% किसके बराबर? इसी प्रकार से आप निकाल लेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। 48/100 इंटू वो जो आया 60 उसमें से कर लेंगे माइनस, तो वो आ जाएगा 192 के बराबर। तो आप कर लीजिएगा, इसको सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने कर लेने हैं। अब मैं जो आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको टफ लग सकते हैं, वो आपको उनका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। तो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन है, 7/5 रेज्ड पावर -1/2 इंटू 5/7 रेज्ड पावर 1/2 का मान क्या है? कितने के बराबर, इक्वल टू किसके बराबर होगा ये? 5/7 के बराबर, 7/5 के बराबर, 49/25 के बराबर, या 25/49 के बराबर? तो 7/5 अपॉन इंटू ये है, तो अब हम इस प्रकार से इसको करेंगे। तो 7/5 रेज पावर -1/5 है, -1/2 है, तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं 5/7, इस प्रकार से रेज पावर 1/2। उसी प्रकार से मल्टीप्लाई में है 5/7, 5 जैसा कि वो पता है 5/7, ये भी है 1/2 आ गया। अब आपको पता है कि व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो जब 1/2 और 1/2 ये दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5/7। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ये आंसर है। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा, इस प्रकार से इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 5/7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो कितनी अभाज्य संख्या हैं जो कि भाग नहीं होती, मतलब कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो आपको पता है कि 1 से लेकर 30 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, आपको पता है इस प्रकार से, सॉरी 1 सेकेंड, इस प्रकार से ये है आ गया यहाँ पे। 1 से लेकर 30 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं? एक आपको पता है कि 2 है, 3 है, उसके बाद 5 भी है, उसके बाद 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 17 भी है, 19 भी है, उसके बाद आपका 23 भी आ जाता है और 29 भी आ जाता है। तो आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आपके पास कितने आ गए? 10 आ गए, यानी कि सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है, 10। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, यदि एक संख्या के 6/5 का, 4/5 का, 2/3 240 के बराबर, तो संख्या का मान क्या होगा? संख्या किसके बराबर होगी? यानी कि 6/5 ऑफ 4/5 ऑफ 2/3 जो है उस संख्या का 240 के बराबर है, तो उस संख्या का मान क्या होगा? यानी कि इस प्रकार से करना है ना हमने, सॉरी 1 सेकेंड, इस प्रकार से है 6/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 240 के बराबर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 और 60 को हम कैंसिल कर लेंगे, 10 आ जाएगा, और 10 और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 25 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा ये करके 375 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो इस प्रकार से आपने कर लेना। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन यानी कि सी। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन सी, 375। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 3500 के 3/7 के 40% के 25% का मान क्या है? यानी कि 3500 ऑफ 3/7 ऑफ 40% ऑफ 25% का इज इक्वल टू 750, 1050, 150 या फिर 450। तो आप जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसमें भी आपने यही करना है इस प्रकार से हमने पिछले क्वेश्चन को किया था। इसमें भी आपने 3500 यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लेना है, मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई बाई 40/100 इंटू मल्टीप्लाई 2500, वो क्या होगा? तो उस प्रकार से आपने आंसर निकाल लेना है। तो उस प्रकार से आप आंसर निकालोगे 150 इसका आंसर आएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई 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 लगा लेना और सिंपल से आपका इसका आंसर निकल जाएगा 150। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को भी कर लेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यदि x रेशियो y इज इक्वल टू 2:3 तथा z रेशियो w इज इक्वल टू 5x रेशियो 7y हो, तो x z रेशियो y w का मान क्या है?
तो आपको पता है यहाँ पर क्या बता रहा है कि x अपॉन वाई का, आपको पता है x अपॉन वाई आपको बता रहा है कि x और y का जो है 2/3 बता रहा है, और z अपॉन डब्ल्यू आज आ रहा है, यहाँ पे अपॉन है, ये 2/3, ये 5x इज टू 7y, और x और y, यहाँ पे x और y की जगह आप z अपॉन डब्ल्यू क्या हो जाएगा, x और y की जगह आप x y की वैल्यू डाल देंगे, यानी कि 5 इंटू टू आ जाएगा 10, और यहाँ पे 7 इंटू 3 आ जाएगा 21। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स जेड, अब एक्स और वाई क्या है, आपको पता है एक्स अपॉन वाई है 2/3 के बराबर, तो एक्स जेड किसके बराबर, एक्स और जेड, एक्स जेड क्या है, जेड अगर 10 है तो एक्स 2 है, तो 10 इंटू 2 आ जाएगा 20 आ जाएगा, एक्स जेड आ जाएगा 20 के बराबर। तो वैसे ही डब्ल्यू और वाई किसके बराबर आ जाएगा, 21 इंटू 3 आ जाएगा, 21 इंटू 3 आ जाएगा 63, तो आ जाएगा 20:63, यानी कि डी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 20:63 इसका सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1963, 51, 78 एंड ए का औसत है 49, ए का मान क्या होगा, ए किसके बराबर होगा, 1963, 51, 78, 47, इन सब को प्लस प्लस ए को करके इन सब का आ जाता है कि किसके बराबर, 49 के बराबर। तो इन सब को हम अगर प्लस करें, इन सब को प्लस करेंगे यहाँ तक, तो इसका आ जाता है, प्लस आ जाता है 258 आ जाता है, प्लस ए आ जाएगा, प्लस ए, तो इस सब कितनी संख्या है, एवरेज निकाला है कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 लिख देंगे, इक्वल टू किसके बराबर होता है, वे 49 के बराबर। तो यहाँ से आप ए निकाल सकते हैं, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 49 इंटू 6 अपॉन 258, ये आ जाएगा हमारे पास 36 के बराबर, 36 के बराबर, यानी कि हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। एक मूलधन पर एक निश्चित ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण तथा चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः ₹1400 और ₹1470 है, तो मूलधन क्या होगा। तो आपके पास बताया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि मूलधन आपके पास 1400 है साधारण ब्याज, और चक्रवर्ती यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है आपके पास 1470, तो आपके पास मूलधन कितना बचेगा। तो इसमें से आप सिंपल से आप फार्मूला लगाओगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो यहाँ से ऑप्शंस निकाल लोगे आप, तो इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा 7000। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस। अगर 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, ये बता रहा है कि अगर 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 15 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर है, 15 वस्तुओं की एसपी के बराबर है, तो ये बता रहा है कि उसके बाद तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस और अपॉन सेलिंग प्राइस कर लो, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 15/12 के बराबर। 15/12 का मतलब क्या है, 5/4। 15/12 का मतलब है 4 3 12 और 5 3 15, यानी कि 5/4 आ जाएगा इसका। यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास 5 है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 5 है, और सेलिंग प्राइस हमारे पास 4 है। यानी कि हमने ख़रीदा है 5 रुपये में, तो 4 रुपये हम बेच रहे हैं, तो मतलब 1 का लॉस है ना हमें, 1 का लॉस है, 1% का लॉस, 1 का लॉस है, यानी कि मतलब 5 टोटल हैं, टोटल 5 हैं, तो उसमें से 1 है। अगर टोटल 5 है, उसमें से हमें 1 का लॉस है, तो इसका मतलब कितना परसेंट हुआ, 100/5 है ना, 100/5 हो जाएगा कि कितने परसेंट आ जाएगा, 100/5 यानी कि 20% आ जाएगा, 20%, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही आंसर है, बी ऑप्शन सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यदि एक व्यापारी एक टेलीविज़न पर 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो दी गई निवल नेट छूट प्रतिशत में क्या होगी। तो टेलीविज़न पे वो दे रहा है छूट 10% और 20% की 2 क्रमिक वो सीरियल वाइज छूट दे रहा है, तो टोटल छूट जो है नेट छूट क्या होगी। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने करना है इस प्रकार से x + y माइनस XY/100, इस प्रकार से आपने कर लेना है। इस प्रकार से आप कर लोगे तो तो x और y क्या, x यहाँ पे 10 है, x 10 है और y 20%, तो ये आप वैल्यूज़ आप पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 - 21% आ जाएगा 28।
28 आ जाएगा तो 28% आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप वैल्यूज़ को पुट करके आंसर ले आ सकते हैं। तो इसका आंसर है 28, यानी कि सेकंड ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा अब मैथमेटिक्स का आखिरी क्वेश्चन है, 90th क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। पी क्यू एंड आर ने साथ मिलकर एक व्यापार आरंभ किया है। पी की पूंजी क्यू की पूंजी का 3 गुना है और तथा क्यू की पूंजी आर की पूंजी की आधी है। उनकी पूंजी का क्रमश अनुपात क्या होगा? तो पी क्यू आर का हमने रेशियो बताना है, पी इज टू क्यू इज टू आर का रेशियो बताना है। अब आपके पास क्या दिया है? आपके पास दिया हुआ है कि पी और क्यू की पी जो है क्यू की पूंजी, पी अपॉन क्यू, पी जो है क्यू की पूंजी का 3 टाइम्स है और क्यू जो है आर की पूंजी का हाफ है, यानी कि 1/2 है। इस प्रकार से यानी कि पी 3 के बराबर है, क्यू 1 के बराबर है। अब यहाँ पे भी क्यू 1 के बराबर है आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी इज टू क्यू इज टू आर क्या बराबर आ जाएगा? पी अगर 3 के बराबर, क्यू 1 के बराबर और आर 2 के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा पी 1 सेकेंड, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आ जाएगा पी इज टू क्यू इज टू आर। आपने देख लिया यहाँ पे कैसे मैंने किया था ऑप्शन। तो यहाँ पे आया था पी आया था 3 के बराबर, क्यू आया था 1 के बराबर और आर आया था 2 के बराबर, यानी कि 3:1:2, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। तो यहाँ हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो चुके हैं। अब हमारे पास आएंगे आखिरी सेक्शन के क्वेश्चंस, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 10, आपके पास 10 मार्क्स के होंगे वो, और इस प्रकार से आपको बताए जाएंगे। आपके MS एक्सेल और वर्ल्ड वाइड वेब उससे रिलेटेड होंगे, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसमें ज़्यादा। तो इस पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा सिलेबस को देख के। तो अब आपके पास जो इसका 91st क्वेश्चन है, MS ऑफिस 2000 वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था MS ऑफिस 2000? आपके पास ऑप्शन है नोवल, कोरल, लोटस, माइक्रोसॉफ्ट और नोटा। तो इसका सही ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि 4th ऑप्शन। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इज, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का फाउंडर कौन है? पॉल एलन, बिल गेट्स, बोथ या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर है बोथ। पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों इसके फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के, यानी कि 3rd ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ 98 वाज डेवलप्ड इन, ये 93rd क्वेश्चन है हमारे पेपर का। इसमें आंसर दिए गए हैं 1994, 1998, 2001 और 2004। तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, यानी कि 1998 में विंडोज़ 98 इसलिए नाम दिया गया है, 98 को डेवलप किया था। व्हाट इज़ विंडोज़ एक्सप्लोरर? विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है? अ ड्राइव, APC या वेब ब्राउज़र या फिर नेटवर्क? तो विंडोज़ एक्सप्लोरर होता है वेब ब्राउज़र, यानी कि 3rd ऑप्शन। विंडोज़ सॉफ्टवेयर वॉज डेवलप्ड बाय IBM, एप्पल कॉरपोरेशन, विप्रो या फिर ऑल ऑफ दीज? तो विंडोज़ सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया था? ये डेवलप किया था IBM ने, यानी कि 1st ऑप्शन करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग डैश बटन। कौन से बटन से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं? न्यू, स्टार्ट, प्रोग्राम या कंट्रोल पैनल? तो इसका सही ऑप्शन है सिंपल स्टार्ट। आप दबाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट यानी कि सेकंड ऑप्शन। MS वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, किसकी एग्जांपल है? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या इनपुट डिवाइस? तो इसका सही आंसर है 3rd ऑप्शन, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट प्रेस डैश देन प्रेस एंटर। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है तो उसके क्या पहले हम क्या प्रेस करते हैं, उसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं। तो इसका सही आंसर है Ctrl+P, यानी कि सेकंड ऑप्शन हम प्रेस करते हैं, उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। अब हमारे पास 99th क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू चेंज फॉन्ट एंड स्टाइल? फॉन्ट एंड स्टाइल को चेंज करने के लिए कौन सा मेन्यू को यूज़ किया जाता है? टूल्स, फाइल, फॉर्मेट या फिर एडिट? तो इसका सही ऑप्शन है 3rd ऑप्शन, यानी कि फॉर्मेट। अब हमारे पास आखिरी क्वेश्चन आ चुका है, हमारा 100th क्वेश्चन आ चुका है, WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वायरलेस, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड विजडम या फिर नोटा? नन ऑफ द अबव। आप जल्दी से इसका आंसर भी दे दीजिए। इसका सिंपल सा आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। WWW वर्ल्ड वाइड वेब की को स्टैंड करता है। तो इस प्रकार से आपने ये भी कर दिया, इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चंस भी कर लिए। 100 क्वेश्चंस आपने ये इस पेपर के कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये पेपर जो है अच्छा लगा होगा।
आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो ये था हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सॉल्व्ड पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर था। तो आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी प्रकार के मैं पेपर जो है सॉल्व्ड पेपर्स लाता रहूँगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड, और बाकी जॉब से रिलेटेड जो इन्फो है, लेटेस्ट इन्फो में लगातार लाता रहूँगा। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो में यहीं पर इजाज़त ले लेता हूँ। बाय बाय।